आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गाजा इसराइल सरहद पर फिलिस्तीनियों का कत्लेआम, मुजाहिरा कर रहे निहत्ते फिलिस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग, 44 अफराद हलाक, 2000 से ज्यादा जख्मी। आलमी बिरादरी की नाराजगी के बावजूद अमेरिका ने अपना सिफारत खाना यरूशलेम किया मुंतकिल। इफ्तिताही तकरीब में ट्रंप की बेटी अवांका और कई वुज़रा हुए शामिल। ट्रंप ने कहा वादा किया पूरा। जौहरी समझौते को बचाने के लिए ईरान की कोशिशें जारी। वजीर खारजा जवाद जरीफ रूस के दौरे पर, सरगई लावरोव से की मुलाकात। वहीं अमेरिका ने कहा नई डील पर यूरोपियन ममालिक से कर रहे हैं बात। इराक में हुए आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज में मजहबी रहनुमा मुक्तदा अल सदर के सियासी इत्तेहाद को बरतरी हासिल। वहीं वजीर आजम हैदर अल इबादी की जमात तीसरे मकाम पर। और स्पेन की खुद मुख्तार रियासत कैटलोनिया का सियासी बहरान हुआ खत्म। हुर्रियत लीडर किम तोरा बने नए सदर। कहा अलहदा मुमकिनत के लिए जारी रहेगी कोशिशें। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सिफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल होने पर फिलिस्तीनियों ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। गाजा पट्टी और इसराइल के दरमियान सरहद पर झड़पें हुई और इन झड़पों के दौरान काबिज इजरायली अफवाज की फायरिंग में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए, जबकि 2000 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गाजा पट्टी के मशरिक में सरहद पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग में नतीजे में 38 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान थी और इसराइली हमले में एक खातून की भी मौत हुई। आज सुबह से ही एक हक वापसी के तहत फिलिस्तीनी गाजा सरहद पर जमा हो गए और टायर जला करके उन्होंने मुजाहिरे किए। 30 मार्च से जारी मुजाहिरों में अब तक 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। फिलिस्तीनी हुकूमत ने इसराइल के इस ज़ाहरियत पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इसे कत्लेआम करार दिया। बता दें कि तेल अवीव से यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया अमेरिका ने अपना सिफारत खाना। इसको लेकर के फिलिस्तीनियों ने यह जबरदस्त एहतजाज किया, लेकिन इसराइलियों की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई और तशद्दुद के बाद कई फिलिस्तीनी जख्मी हुए और कई फिलिस्तीनी मारे भी गए। एक तरफ जहां गाजा जल रहा है, सैकड़ों फिलिस्तीनियों का कत्लेआम यहां हो रहा है, वहीं अमेरिका और इसराइल सिफारत खाने की मुंतकली का जश्न मनाते नजर आए हैं। आज अमेरिका ने अपना सिफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया और इसके लिए यरूशलेम में एक रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद कर दी गई। इसमें अमेरिका के नायब वजीर खारजा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और खुसूसी मुशीर जेराड कुशनर और ट्रंप की बेटी अवांका ट्रंप ने भी शिरकत की। इस मौके पर इसराइल ने अमेरिका को अपना सबसे सच्चा दोस्त बताया और अमेरिका के इस फैसले को खुश आइंद करार दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जून में सदर ट्रंप ने आलमी बरादरी की नाराजगी के बावजूद अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इसराइल ने मशरिकी यरूशलेम का तारीखी हिस्सा सन 1967 की जंग में कब्जा किया था, लेकिन आलमी बिरादरी का मौक़िफ़ है कि यरूशलेम एक मुतनाज़ा इलाका है। इसके मुस्तकबिल का फैसला इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के दरमियान तय पाने वाले हतमी अमन मुआहदे से ही होगा, लेकिन इसराइल इस पर बिल्कुल भी आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो इस पूरे मामले पर अपनी मनमानी करता है और अमेरिका जाहिरी तौर पर उसका साथ दे रहा है। They all deserve our thanks. But make no mistake, today's historic event is attributed to the vision, the courage, and the moral clarity of one person to whom we owe an enormous and eternal debt of gratitude, President Donald J. Trump. President Trump, who made this all a reality, could not be here today, but did record a message to honor us at this ceremony. Please watch and listen.
Exactly 70 years ago, the United States, under President Harry Truman, became the first nation to recognize the State of Israel. Today, we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. तो एक तरफ गाजा जल रहा है, दूसरी तरफ अपने सफारत खाने को मुंतकिल करने का जश्न मना रहा है अमेरिका, और इसराइल उसके साथ में मौजूद है। बता दें कि आलमी बिरादरी की नाराजगी के बावजूद इसराइल में यरूशलेम में अमेरिका ने दरअसल अपना सफारत खाना मुंतकिल कर लिया है। सैकड़ों फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल सिफारत खाने की मुंतकली का जश्न मना रहे हैं। ये दो तस्वीरें पूरी सूरत हाल को बताने, बयां करने और जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं कि एक तरफ कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं अमेरिका और इसराइल। बता दें कि आज अमेरिका ने अपना सिफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर लिया, और इसके लिए यरूशलेम में एक रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की गई। इस पूरी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अरशीद खान साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अरशीद सर, बहुत इस्तकबाल आपका, अजीज सलाम पर। सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ, एक मिनट जी सर, गाजा में 79 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और यरूशलेम और इसराइल और अमेरिका सिफारत खाने की मुंतकली का जश्न मना रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल को जब आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या जहन में आता है? देखिए, ये जो आज जो सिचुएशन है ये काफी दर्दनाक सिचुएशन है, इसलिए कि वहाँ पे जो फलस्तीनी है करीब 46 जो रिपोर्ट है वेस्टर्न सोर्सेज से और जो अदर सोर्सेज है 51 वहाँ पे पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा वहाँ पे जख्मी हैं, जिसमें 4 बच्चे उसमें मारे गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि करीब 800 के लगभग या 900 जो लोग हैं उन्हें लाइव बुलेट मतलब जख्मी हैं और ज्यादातर जो हेड और चेस्ट में इंजुरीज हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेजिक सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के लिए, न कि सिर्फ पैलेस्टीनियन के लिए या सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक काफी ट्रेजिक सिचुएशन है जिसमें पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज इस दिन जो नो लाइन मूवमेंट था, मतलब जो है अभी, मतलब वो तो बिल्कुल कम, इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट था, बल्कि फाउंडर है इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस वक्त इस मुहिम की बड़ी इम्पोर्टेंट याद आ रही है कि नो लाइन मूवमेंट में अगर लोग एक्टिव होते, खासकर उसमें इंडिया भी बहुत एक्टिव जमाने में, तो कुछ हद तक प्रेशर बन सकता था उन ताकतों पे जो इस तरह से नाजायज तौर पे बेहद निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे मुल्क को, खास करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि इंडिया का भी सपोर्ट काफी इजराइल को मिला है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मौके पे, और इंडिया ने जो सपोर्ट दिया था 1991 में, वो इस बेसिस पे दिया था इजराइल को कि वहाँ पे वो पैलेस्टीनियन के साथ पीसफुल सेटलमेंट करेंगे और पीसफुल सेटलमेंट क्या, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया सर। लेकिन 30 मार्च से शुरू हुए एहतजाज में अब तक 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाबाक हो चुके हैं, लेकिन ना तो अक़वाम मुत्तहिदा, ना ही इस्लामिक ममालिक और इन लोगों ने किसी भी, अगर हम बिरादरी की बात करें या फिर तंजीम की बात करें, किसी ने कंडेम नहीं किया, एक बयान तक जारी नहीं हुआ है सर। क्या फिलिस्तीनियों की जान अब सस्ती हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल जान सस्ती नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल इमटेरियल हो गया, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। आपने देखा कि किस तरह से इराक के इशू पे और लीबिया के इशू पे जब कुछ जानने जाती हैं तो किस तरह से बावेला मचाते हैं, या टर्की में आप देखेंगे कि किस तरह से 1-2 जर्नलिस्ट को अगर ये पकड़ लेते हैं या अपने जो है किसी आदमी को पकड़ लेते हैं, पूरे यूरोप में चर्चा होती है, अमेरिका में चर्चा होती है और क्रिटिसाइज होता है। लेकिन इस तरह से कितने लोग मारे जाते हैं, खास करके इसराइलियों के जरिए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती और कोई मतलब पूरी तरह से कंडेमनेशन या उस पर कोई चेतावनी नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि अगर किसी कंट्री को एबव इंटरनेशनल लॉ रखा जाए, मतलब उसको अगर कानून से ऊपर रखा जाए, तो नेचुरली ये सब चीजें जो है जाहिर होंगी और कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई जिस तरह से आपके ऊपर में लगाया गया आर्थिक प्रतिबंध या इक़्तिसादी पाबंदी। मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को जरूरत है कि इस तरह से जो एक अनार्की सिचुएशन है, और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में जो है अनार्की है, और जिस तरह से ये पैलेस्टीनियन को मार रहे हैं, तो उससे न सिर्फ पैलेस्टीनियन वर्ल्ड
जो है तबाह हो रहा है, या जो मुस्लिम वर्ल्ड है सो कॉल्ड, बल्कि ये पूरे वो लोग जो अमन पसंद है या शांति पसंद है, जो चाहते हैं कि तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए धक्का है जी। बेशक सर, लेकिन सर आलमी बरादरी के खिलाफ जिस तरह अमेरिका ने यरूशलेम में अपना सफारत खाना मुंतकिल कर लिया, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कशीदगी और ज्यादा बढ़ने वाली है क्या? नहीं, कशीदगी तो देखिए कशीदगी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फलस्तीनी जो लोग हैं वो धीरे धीरे काफी कमजोर हो गए हैं और इनको काफी सप्रेस किया गया है। और बल्कि मैं कहूँगा कि जो प्रोटेस्ट है वहाँ पे, अब प्रोटेस्ट करने का भी इनके पास कोई मतलब राइट नहीं है। पहले तो ये था कि भाई इन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए जो वहाँ पे 1948 के बाद और 67 के बाद जो कब्जा कर रखा है इजराइल ने, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल, तो उसे भी ये नहीं मान रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है फलस्तीन की, वो आप देखेंगे धीरे धीरे सन 2000 के बाद वो काफी वीक हुई है और इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इवन जो पीसफुल लीडर्स थे जो जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, यासिर अराफात, तो उनको भी जो है इन्होंने मार डाला, मतलब पॉइजनिंग करके। तो और लगातार जो है 2006 में इन्होंने अटैक किया, फिर 2010 में अटैक किया, 2008 में किया, 2014 में किया, 2011 में किया, और लगातार ये मार रहे। इधर आपने देखा होगा कि 5 हफ्ते में, मतलब 30 मार्च के बाद अब तक करीब 100 से लोग ज्यादा मारे जा चुके हैं और 10,000 के लगभग लोग जख्मी हुए हैं, काफी बुरी पोजीशन में। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ट्रेजिक सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खास करके रशिया, इंडिया और साउथ एशिया, इन सबको पहल लेनी चाहिए। उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका किरदार बहुत अहम होगा, उनका रोल बहुत अहम होगा, और वो अपना रोल सही से अदा करे, यही उम्मीद भी की जानी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका सर। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान के जौहरी मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ रूस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव से मुलाकात भी की। रूस ने यह कहा है कि वो इस डील को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। 2015 में हुए जौहरी समझौते को बचाने के लिए ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन के बाद ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूस के हममनसब सरगई लावरोव से मुलाकात की और न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर बातचीत की। इस मौके पर लावरोव ने कहा कि अमेरिका का एक तरफा रवैया ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क जौहरी समझौते को बचाने के लिए यूरोपीय ममालिक से बात करेगा। ये बहुत तशवीश की बात है कि अमेरिका लगातार बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमें उम्मीद है कि रूस, चीन और यूरोपीय ममालिक इस समझौते को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि मगरबी एशिया में अमन कायम रहे। वहीं ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका, ईरान और यूरोपीय ममालिक के साथ हुई जौहरी डील एक मतवाजिन समझौता था, लेकिन अमेरिका ने इसे तोड़कर बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका, ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक मतवाजन समझौता है। अमेरिका के बाहर होने से इसका बैलेंस बिगड़ा है। हमारी ये कोशिश है कि ईरानी अवाम के इंटरेस्ट को नुकसान न पहुँचे। उधर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि वाशिंगटन हुकूमत इस मामले में अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है ताकि ईरान के साथ एक नई और बेहतर डील पर इत्तेफाक किया जाए। I am hopeful in the days and weeks ahead we can come up with a deal that really works, that really protects the world from Iranian bad behavior, not just their nuclear program, but their missiles and their malign behavior as well. वहीं ईरान के इशू पर यूरोपियन यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह फेडरिया मोघेरनी एक इजलास मुनक्किद करने जा रही हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वजीर खारजा शिरकत करेंगे। ईरानी वजीर खारजा भी इस मज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अगर यूरोप की तरफ से इस डील पर अमल दरामद की ठोस जमानत नहीं दी गई तो तेहरान हुकूमत बगैर किसी रुकावट के यूरेनियम की अफजूदगी का अमल शुरू कर देंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी समझौता तोड़ दिया है, लेकिन यूरोपीय ममालिक इस समझौते के हक में हैं। अब देखना है कि अमेरिका के बगैर ये डील बच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाह।
और पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट प्रकाश के राय साहब। प्रकाश सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी नमस्कार जी सर, अमेरिका के जरिए ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद ईरान हुकूमत इस समझौते को बचाने की कोशिश कर रही है। ईरान के वजीर खारजा यूरोप के दौरे पर हैं, क्या लगता है आपको ये डील बच पाएगी? देखिए, ये डील बचाने की कोशिश सिर्फ ईरान की तरफ से ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और चीन और रूस इनकी तरफ से भी हो रही है और उसके कारण भी हैं, इनको भी करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ईरान को उसमें लीड लेनी पड़ेगी, ईरान को ज्यादा कोशिश करनी होगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ मामला अब ईरान का नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने खबर देखी होगी तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधे सीधे यूरोप के उन कंपनियों को और उन देशों को साफ साफ कहा है कि आप ईरान के साथ किसी भी तरीके का बिजनेस जो है तुरंत बंद कर दें। जी। तो मुझे और यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि अगर आप ईरान के साथ किसी भी तरीके की कोई बिजनेस डील करेंगे तो अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के साथ आपका नाता जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और ये बातें ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बर्टन, उनके विदेश सचिव और जर्मनी के राजदूत, जो अमेरिका के राजदूत हैं जर्मनी में, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो और फ्रांस की तरफ से और यूरोप की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूरोप जो है अपनी सोवर्निटी, अपनी जो बिजनेस सोवर्निटी है उसकी जो संप्रभुता है, अपनी आजादी से अपने बिजनेस रिलेशन या का जो उनका हक है, तो उसको भी कहा है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ ये जिम्मा सिर्फ ईरान का नहीं है। ठीक। तो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और इसके कई लेयर्स खुल गए हैं, कई सतहें जो हैं इस डील के बाद जो है खुल गई हैं। और ट्रंप जो बार बार बहुत सारी चीजें, जैसे कैंपेन में नहीं कहते थे कि नाटो को अमेरिका ज्यादा पैसा देता है, बहुत सारे लोग जो है फ्री के हैं, ठीक है, हाँ, और यूरोप को हम सस्टेन कर रहे हैं। अरब के देशों को भी उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से 500 ट्रिलियन खर्चा करता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो कई तरीके की चीजें हम इसमें देख रहे हैं। चलिए सर, देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर बनती है। आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते खबरों में आगे खबर इराक से, जहां पर हुए आम इंतखाबात में वोटों की गिनती इस वक्त हो रही है और इब्तदाई नताइज की अगर बात करें तो इसमें शिया मजहबी रहनुमा मुक्तदा अल सद्र को सियासी इत्तेहाद और सायरोन को बरतरी हासिल है। और इराक के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बगदाद में मुक्तदा अल सद्र को बड़ी जीत मिली है और वजीर आजम हैदर अल इबादी की जमात को शिया अक्सरियत इलाकों में कम वोट पड़े हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक अल फतह इत्तेहाद दूसरे और हैदर अल इबादी की अल नस्र इत्तेहाद तीसरे नंबर पर है। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद सियासी जमातों के लिए पार्लियामेंट की नशिस्तों की तादाद जारी की जाएगी। इस्लामिक स्टेट पर फतह के बाद इराक में यह पहला आम इंतखाब है और वाज़ेह रहे कि इराक में 18 सूबे में कुल 332 पार्लियामेंट सीटों के लिए शनिचर को वोट डाले गए थे। सोमवार की अगर बात करें यानी कि पीर की शाम तक हतमी नताइज का ऐलान किया जा सकता है। बता दें आपको कि इराक में जो ये इंतखाबात हो रहे हैं उसके अब हतमी नताइज आ रहे हैं और इसमें ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर और उलटफेर भी दिख रहा है। उधर लेबनान में हुए आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद लेबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ समेत पूरे अमला को तब्दील कर दिया है। साद की पार्टी मुस्तकबिल तहरीक गुज़िश्ता हफ्ते हुए इंतखाबात में 1/3 से ज्यादा नशिस्तें हार गई है और उसके उम्मीदवार सिर्फ 20 सीटों पर ही जीतने में कामयाब हो पाए। 2009 में मुनक्किद आम इंतखाबात में मुस्तकबिल तहरीक ने पार्लियामेंट की 128 सीटों में से 33 सीटें हासिल की थी। हालिया इंतखाबात में हिजबुल्लाह की हिमायती जमात की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन आम इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद साद हरीरी आइंदा हुकूमत में भी वजीर आजम बन सकते हैं। वाज़ेह है कि लेबनान में मरवज शराकत इराकतदारी और इक्तदार के फॉर्मूले के तहत
वजीर आजम का ओहदा सुन्नी लीडर के लिए मुख्तस है। इन सब के बीच स्पेन की खुद मुख्तार रियासत कैटलोनिया का सियासी बहरान तकरीबन खत्म हो गया है। कैटलोनिया की पार्लियामेंट ने अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। हुर्रियत लीडर किम तोरा को कैटलोनिया का नया सदर मुंतखब किया गया है। किम तोरा को साबिक सदर कार्ल्स पुigdemont का करीबी माना जाता है। वाज़ेह है कि जनवरी में हुए इंतखाबात के बाद से अब तक कैटलोनिया में हुकूमत नहीं बन पाई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुए रेफरेंडम के बाद स्पेन की हुकूमत ने कैटलोनिया की हुकूमत को बर्खास्त करके वहां दोबारा इंतखाबात करवाया था, लेकिन इस इंतखाबात में हुर्रियत जमातों को अक्सरियत मिल गई। सदर बनने के बाद किम तोरा ने कहा कि वो अलहदा कैटलोनिया मुल्क के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और आवाम ने जो रेफरेंडम दिया था उस पर खरे उतरने की वो कोशिश करेंगे। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर पाकिस्तान से, जहां पर साबिक पीएम नवाज शरीफ के 26/11 मुंबई हमलों पर दिए गए बयान से पाकिस्तान ने किनारा कर लिया है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने नवाज शरीफ के बयान को गलत और गुमराहकुन करार देते हुए उसकी मजम्मत की। वहीं अपोजिशन लीडर शेरी रहमान ने यह कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से लड़ रहा है। ऐसे में शरीफ का बयान शवादी और हकायक के बरक्स है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। आपको बता दें कि 2 रोज कबल नवाज शरीफ ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्द सरगर्म हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा था कि क्या हम दहशतगर्दों को सरहद पार मुंबई में घुसकर 150 लोगों को मारने का हुक्म दे सकते हैं। इंडोनेशिया के दूसरे बड़े शहर सुराबाया में वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर के करीब खुदकश हमले में 4 हमलावर हलाक हो गए, जबकि दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के एक तर्जुमान के मुताबिक हमलावर एक ही खानदान के 5 अफराद थे जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल थी, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। सिक्योरिटी कैमरास फुटेज में पुलिस एहलकारों की जानिब से एक थाने के बाहर चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिलों को रोकते और फायर बकायदा वहां पर उनको धमाका होते हुए देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी सुराबाया में 6 खुदकश बमबारों ने 3 गिरजाघरों पर हमला किया था। इधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिचर के रोज चाकू से किए गए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक स्टेट ने आज एक नौजवान का वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने आप को इस दहशतगर्द तंजीम का हमलावर बताया। वहीं फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस हमले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जनूबी अफ्रीका की पुलिस ने तस्दीक की है कि डरबन के नजदीक एक मस्जिद से बरामद किए जाने वाला मवाद धमाकाखेज था। पुलिस ने वक्त रहते इन धमाकाखेज अशिया को जाय कर लिया और गुज़िश्ता हफ्ते कुछ शरपसंदों ने इसी मस्जिद में नमाजियों पर हमला किया था। ये हमलावर हथियारों से लैस थे और उन्होंने मस्जिद के इमाम को हलाक कर दिया, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए थे। इंडोनेशिया के माउंट मोरापी आतिशफशा फटने से आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। यह आतिशफशा क्लाटेन, मागेलांग और बोयोलाली जिले के सरहद पर वाक़ है। हुकूमत ने 3 किलोमीटर तक नो गो जोन का ऐलान कर दिया है। माउंट मोरापी एक एक्टिव आतिशफशा है जो वस्ती जावा और इंडोनेशिया की सरहद पर वाक़ है। इंडोनेशिया का यह सबसे एक्टिव आतिशफशा है और 1948 से लगातार आग उगल रहा है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।